हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस में क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 8th चैप्टर नियंत्रण या कंट्रोलिंग इसका अगला वीडियो देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं कि एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में क्या क्या होना आवश्यक है। तो पहला है विचलनों की शीघ्र सूचना। हमने विचलन देखा था प्रमापों के हिसाब से। यदि कोई वस्तु का निर्माण कम या ज्यादा हो तो वो विचलन कहलाता है। तो उन विचलनों की शीघ्रता से सूचना। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में विचलनों की शीघ्र सूचना प्राप्त होनी चाहिए, जिससे शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करके भविष्य में विचलनों को दूर किया जा सके। यानी जल्दी से सूचना मिल जाए तो आगे उस विचलनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा है सरलता। नियंत्रण प्रणाली सरल होनी चाहिए। कर्मचारियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है। जब वो कर्मचारियों को समझने में सरल होगी तभी कर्मचारी उस बात का ध्यान रखकर कार्य करेंगे। फिर है अगला मितव्ययिता। नियंत्रण प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए। अधिक महंगी नियंत्रण प्रणाली का भार प्रबंधकों को ही उठाना पड़ता है। फिर अगला है निष्पक्षता। नियंत्रण करने वाला पक्षपात पूर्ण नियंत्रण न करे। यदि वो पक्षपात पूर्ण नियंत्रण करता है तो कर्मचारियों में असंतोष और विद्रोह की भावना जन्म लेती है। फिर अगला है लोचपूर्ण। नियंत्रण व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिए, यानी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। फिर अगला है उपयुक्तता। नियंत्रण प्रणाली उपक्रम को देखते हुए उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उपक्रम कुछ प्रकार का है और नियंत्रण वहां पर सूट ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है उद्देश्य पूर्ण। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्यों के अभाव में नियंत्रण प्रणाली व्यर्थ हो जाती है। फिर है प्रत्यक्ष नियंत्रण। एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था में प्रत्यक्ष नियंत्रण का समावेश होना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए, यानी नियंत्रणकर्ता और नियंत्रित दोनों व्यक्ति आमने सामने हो तब नियंत्रण होनी चाहिए। तो अगला हमारा टॉपिक है नियंत्रण की सीमाएं या कठिनाइयां, लिमिटेशंस और डिफिकल्टीज ऑफ कंट्रोलिंग। तो कुछ सीमाएं हैं या कुछ कंट्रोलिंग करने में कठिनाइयां आती हैं, जिनमें से पहला है प्रमापों के निर्धारण में कठिनाइयां। जो भी प्रमाप तय किए जाते हैं उन प्रमापों में कभी कभी मौद्रिक और भौतिक प्रमापों का निर्धारण तो करना संभव हो जाता है, लेकिन कभी कभी कर्मचारी का मनोबल, मानवीय व्यवहार और शोध कार्यों का प्रमापीकरण करना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा है बाह्य परिस्थितियों पर नियंत्रण संभव नहीं है। कहीं भी कर्मचारियों के आंतरिक नियंत्रण तो संभव हो जाता है, लेकिन बाहर की परिस्थितियां कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सरकारी नीतियों में परिवर्तन, मांग में अचानक आया हुआ उतार चढ़ाव, व्यापार चक्र, प्राकृतिक विपदा। ये संस्था के लिए नियंत्रित करने योग्य बातें नहीं है। ये बाहर की परिस्थितियां हैं जो कभी कभी नियंत्रण करना इन पर असंभव होता है। फिर अगला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाइयां। वैसे तो नियंत्रण के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्धारण स्पष्ट रूप से किया जाना होता है, परंतु कुछ सामूहिक कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कर्मचारियों की हड़ताल। अब ये हड़ताल किसने की ये पता लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हड़ताल क्रिया एक सामूहिक क्रिया है। फिर अधीनस्थों द्वारा विरोध। नियंत्रण प्रक्रिया में
के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है और उनके मनोबल गिरने लगते हैं। अतः नियंत्रण पद्धति का वे विरोध करने लगते हैं। यदि कर्मचारियों को ज्यादा काम दे दिया जाए तो जब उनका मनोबल गिरने लगता है तो वो फिर अपने उच्च अधिकारियों का विरोध करने लगते हैं। फिर व्ययपूर्ण पद्धति। कभी कभी नियंत्रण पद्धति अधिक खर्चीली हो जाती है। उपक्रम के लाभ से यदि उसकी तुलना करें तो लाभ कम होता है और नियंत्रण प्रणाली पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। फिर है श्रम संघों द्वारा नियंत्रण का विरोध। यदि प्रमापित मात्रा और किस्म के अनुरूप काम नहीं होगा तो श्रमिकों और कर्मचारियों को जो चेतावनी दी जाती है उसका विरोध श्रम संगठन करते हैं, क्योंकि वो श्रमिकों के साथ होते हैं। इसलिए अधिकारियों द्वारा किए गए चेतावनी का वे विरोध करते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है। तो नियोजन का अर्थ है, नियोजन का कार्य भविष्य के लिए योजना बनाना है और नियंत्रण का कार्य यह देखना है कि योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं। तो नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं और व्यर्थ हैं। नियोजन और नियंत्रण अर्थ प्रकृति संबंधी जो हमने अभी बात की उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे के बिना अपूर्ण और व्यर्थ होने के कारण वो एक दूसरे के पूरक हैं। नियोजन भावी निष्पादनों की रूपरेखा है तो नियंत्रण इस रूपरेखा के पालन की क्रिया है। कहीं कहीं तो नियोजन और नियंत्रण इतने अधिक समरूप हो जाते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि नियोजन पहलू कौन सा है और नियंत्रण पहलू कौन सा है। ऐसा जब बजट प्रविधियां और कार्य प्रमापों को लें तो नियंत्रण और नियोजन समझ में नहीं आता है कि कौन सा भाग नियंत्रण है और कौन सा भाग नियोजन है। तो आज हमारा ये 8वां चैप्टर नियंत्रण या कंट्रोलिंग इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं 9th चैप्टर वाले वीडियो में। थैंक यू।